हॉस्टल में क्या किसी को चम्मच पे पेशाब करवाई आपने? क्या आपने हॉस्टल में छेद वाली चड्डी पहनी थी रैगिंग वाली रात में? मतलब कहानियां बहुत चली, बताएं प्लीज। कहानियाँ तो कहानियाँ हैं, मगर हाँ, मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आता हूँ लद्दाख में, जो कि बहुत दूर दराज है। आधे साल तो वो कटा रहता है देश दुनिया से, रास्ते बंद हो जाते हैं। और उसमें भी एक छोटा सा गांव है जिसमें सिर्फ 5 परिवार रहते थे। उस गांव से हूँ, तो वहाँ पर कोई स्कूल तो थे नहीं। और ये तो किसी के लिए भी वो लग सकता है कि इस बेचारे के गांव में तो स्कूल भी नहीं थे, मगर जब मैं स्कूलों की हालत देखता हूँ तो आज समझ पाता हूँ कि ये मेरे लिए सबसे सौभाग्य की बात थी कि मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं था। क्योंकि मैं 9 साल की उम्र तक बिल्कुल खुलेआम, क्या कहेंगे, फ्री रेंज खेलता कूदता और सीखता रहा। सीखना स्कूल नहीं लगता है सीखने के लिए, ना किताबें लगती हैं। इसके लिए क्यूरियोसिटी लगता है, इसके लिए प्यार मोहब्बत वाला एक माहौल लगता है। तो मैं अपनी माँ के गोद में, बड़े बूढ़ों के गोद में, किसानों के साथ खेत में बीज डालकर सीखता रहा। और मैं चिढ़ाता था इंजीनियरिंग कॉलेज में अपने दोस्तों को कि जब बेटा तुम लोग फटी हुई फेडेड किताबों के पन्नों से रूट और शूट और लीफ सीख रहे थे ना, मैं खेत में बीज को नीचे ज़मीन में जाते हुए रूट्स कहाँ जाते हैं, शूट्स कहाँ जाते हैं और लीफ क्या होते हैं, वो सब आंखों से प्रत्यक्ष देख रहा था, बिना इस सरदर्द के कि LEAF लीफ है और पता नहीं क्यों LEAVES लीव्स है। इस झंझट में नहीं पड़ा, मैं सीधा प्रकृति से जुड़ पाया। और मार्क ट्वेन ने बहुत खूब कहा है, I have never allowed my schooling to interfere with my education। ऐसे स्कूल तो शिक्षा के लिए सहायक क्या, बाधक बन जाती हैं। इसीलिए आज देश बहुत भटक रहा है, क्योंकि हमारे विद्यालयों की हालत यह है। मैं तो बहुत खुश हूं कि मेरे पास विद्यालय नहीं। देश भटक रहा है आज, लगता है आपको? बिल्कुल, युवा भटक रहे हैं। हम मैच नहीं कर रहे हैं दुनिया के और युवाओं से, अगर हम पूरे देश के, खासकर गांव के युवाओं को देखें, क्योंकि हम ऐसे स्कूलों में डाल रहे हैं जो कि सब सहारन अफ्रीका से भी बदतर है। यह अलग बात है कि कुछ हमारे बच्चे, खासकर ऊंचे घरानों के, वो अमेरिका से भी बेहतर स्कूलों में हैं, मगर जब 5% हवा में हो और 95% मिट्टी में हो तो देश, ऐसा कोई देश नहीं चल पाएगा। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ऐसे स्कूलों में नहीं था, क्योंकि बुरे स्कूल के होने से स्कूल ना होना अच्छा रहता है। और मैं बहुत कुछ सीख पाया और प्राकृतिक रूप में सीख पाया। तो 9 साल तक तो ऐसे कटी मेरी जिंदगी। और फिर 9 साल के बाद किसी चाचा के बहकावे में आके मुझे भी स्कूल में धकेल दिया, और वहाँ मेरी रुक गई सिखाई। अच्छा, समझ रहे हैं? तो पढ़ाई हुई वहाँ पे कि सिखाई? बस सिखाई नहीं हुई, पढ़ाई हुई बस, ये कह रहे हैं? फिर पढ़ाई और पिटाई हुई। मार खाए स्कूल में? और बहुत, और क्या खाया, मार ही खाया। बल्कि मैं तो मैं तो जो कहते हैं ना पिछले डेस्क पर, वहीं पे मेरा बसेरा था। और वो भी जब बहुत कुछ अच्छा हो तब बसेरा था, वरना तो खड़े खड़े मेरी वक्त गुजरता था बैक बेंच पे। और वो जब अच्छा समय कट रहा है, वरना उससे भी बाहर, दरवाजे के बाहर खड़े मेरा समय बीतता था। मगर मैं आज ये हंसी मजाक में कहता हूं कि I was always kept outside the classroom door and therefore I can call myself an outstanding student। हाँ, तो एक यही तरीका था जिससे कि मैं खुद को भी आउटस्टैंडिंग बता सकूं। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, मार पड़ती क्यों थी? पिछले डेस्क पे थे, क्या कुछ कलाकृतियां बनाते थे डेस्क पे आप कलम से, जिसको देख के मार पड़ती थी? बदमाशी करते थे, मार पड़ती थी? पढ़ाई नहीं करते थे, मार पड़ती थी? वो सब भी, मगर उन सब, वो सब भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, भी मतलब फहरिस्त लंबी बड़ा है। कारण क्या था कि हमारे जो शिक्षकों में संवेदनशीलता नहीं सिखाई जाती। उन्हें मैथ सिखाया जाता है, उन्हें साइंस सिखाया जाता है, वो कैसे बच्चों में ठूसे ये सिखाया जाता है। अगले बच्चे की क्या समस्या हो सकती है, वो संवेदनशीलता, वो जो सहानुभूति है, एम्पैथी, वो शायद कम है। इसलिए बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार होता है जैसा मेरे साथ हुआ। अब क्या था, मैं 9 साल तक एक लद्दाख के गांव से आया हूँ। न मैंने कभी हिंदी बोली, न उर्दू, न अंग्रेजी। और यकायक मुझे अंग्रेजी के किताबें
थमा दिए गए। ये सब श्रीनगर में हो रहा था। हाँ, मुझे श्रीनगर ले जाया गया और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे में जो शिक्षक हैं उन्हें मेरी व्यथा समझनी चाहिए थी और मुझे प्यार देना चाहिए था। उल्टे वो तो मुझे पिछले बेंच पे रखते थे और मैं वहां से हैरान होता था, अगर मैं कमजोर हूं तो पिछले बेंच पे रख के वो क्या करना चाह रही हैं, क्योंकि मुझे उससे तो कोई अच्छा होने वाला नहीं। बात मेरे बारे में था ही नहीं। तो केंद्र जो है वो बच्चा नहीं था, वो शिक्षक की मनमर्जी थी। ये बदल रहा है, बदलना चाहिए। बच्चों की हालात क्यों, वो अगर कमजोर हैं तो क्यों हैं? ये बच्चा बेचारा लद्दाख के पहाड़ों से 9 साल बिना स्कूल रहे आया है, ये समझ न सहानुभूति उनमें थी। बहरहाल क्योंकि मेरे नींव बहुत अच्छे थी, मैंने अपने मातृभाषा में सीखे थे, जो मैंने माँ से सीखी, गिनती सीखी हो या पढ़ना लिखना, और मुझे कुछ नहीं आता था, सिर्फ मातृभाषा अच्छी तरह आती थी। जी, लद्दाखी। और मैं ये कहता हूं कि जिसने मातृभाषा में अपनी नींव अच्छी बनाई हो उसके लिए सब कुछ आसान होता है, समय की बात होती है। तो तब मेरे पास लद्दाखी के अलावा कोई जुबान नहीं थी और आज मैं कहूंगा मैं कोई 9-10 भाषाएं बोल पाता हूं। कौन कौन सी बताइए ना। अरे गिनती तो कर दीजिए। हाँ, ऐसे मतलब लद्दाख के आसपास में देखें तो लद्दाखी, बाल्टी, तिब्बती, ऐसे ही अगर आप पड़ोस में आए तो पंजाबी, हिंदी, नेपाली, फ्रेंच, इस तरह से। और आजकल मैं चीनी भाषा सीख रहा हूँ। अच्छा। ये भाषा के बारे में मेरी बहुत जिज्ञासा है, रुचि है। और जब आपकी अपनी भाषा अच्छी पकड़ हो तो दूसरी भाषा सीखने में आपको 6 महीने 8 महीने लगते हैं, बजाय इसके कि हम 12 साल स्कूल में अंग्रेजी के लिए पढ़े रहें और फिर 12 साल के बाद हमारे होंठ कांपते हो, पैर कांपते हो बोलने में। तो मातृभाषा सबसे जरूरी है, मैं ये कहूँ। चीनी भाषा क्यों सीखते हैं, इसका जवाब अभी दे दीजिए, वरना आपके विरोधी काट के क्लिप चलाएंगे। आपको तो याद होगा चीन के बारे में जो मैंने आंदोलन चलाया था 2020 में। आपने कहा था कि चीनी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करिए। जी जी जी। तब से चीन ने मेरे पीछे पड़कर काफी मेरा नुकसान करने की कोशिश की। कहें क्या किया बताइए ना। जैसे मेरा देश से संपर्क था यूट्यूब के जरिए। यूट्यूब से मैं भारत को सिखा रहा था कि कैसे हम उस देश को ना समर्थन करें जिसकी सेना, जो हमारा पैसा ले जाके सेना में डाल के हमारे ही भाइयों को सीमा पर गोलियां मारती हैं। तो ये बहुत ही प्रभावशाली हुआ था। तब से मैंने ये देखा है कि मेरे YouTube चैनल को पूरी तरह सप्रेस किया गया कि इसके पहुंच बहुत ही सीमित हो। और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है विश्व भर में, जो चीन के खिलाफ बोल रहे हैं उनके YouTube चैनल्स को बहुत सप्रेस किया जाता है और ये हुआ है। देखिए, आप बोल रहे थे बत्ती चली गई इस समय। हाँ, तो शायद कुछ कनेक्शंस हो। फिर रात भर का है मेहमान अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। उर्दू भी थोड़ी बहुत फिर आ जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक चीन से जो लड़ाई थी वो भारत के उन्होंने डिजिटली हम कर रहे थे। 1 मिनट, तो उसे हम जवाब दें। मैं चाहता हूं कि भारत के लोग उसी उतावलेपन से इस चैनल पे जो मैं मैसेजेस, जो मैं संदेश देना चाहता हूं उसकी तरफ आएं। जैसे मैंने पिछले दिनों एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो बनाया था। मैं लद्दाख के पहाड़ों की जो प्रकृति है उसे बचाए रखना चाहता हूं। तो एक विंटर टूरिज्म इन लद्दाख में सब गर्मियों में आके लद्दाख का सत्यानाश करते हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत लोग अगर सर्दियों में आए तो फिर गर्मियों में कम होंगे, बैलेंस रहेगा लोगों के लिए भी और पर्यटकों के लिए भी। मगर इस वीडियो को भी उन्होंने सप्रेस कर करके, मतलब जो मिलियंस में होते थे उसे 50,000 60,000 ऐसा कर दिया गया है। तो ये चीन की एक वो है, विश्व भर में है। अच्छा। जो मेरे चैनल के साथ भी किया गया। जी। यहाँ के लोग जो जाड़े में ऑफिस नहीं जाना चाहते हैं, आप उनको लद्दाख बुला रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ के लोग ऐसे भी हो सकते हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ टूरिस्ट नहीं, ट्रैवलर्स, एक्सप्लोरर्स। मैं चाहता हूं कि यहाँ के लोग सिर्फ सेल्फी के लिए लद्दाख में आके अपना कचरा फेंक के ना जाएं, ट्रैवलर्स बने, एक्सप्लोरर्स बने, जो कठिन परिस्थितियों में आके उससे खुद को और मैच्योर करें,
क्योंकि जैसे परिस्थितियों में आप ट्रैवल करते हैं उससे आपका चरित्र बनता है।